तो सबसे पहले देखिए एक्टिविटी, इसमें यही बताया गया, शेड्यूल 2 में ये बताया गया कि कोई भी सर्विस सप्लाई ऑफ कोई भी सर्विस सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, ताकि HSN कोड के अकॉर्डिंग इन पे टैक्सेबिलिटी लगाई जाए। ठीक है। और अगर आप आगे देखेंगे प्रोविजंस में, तो सेक्शन 12, 13, 14, 11, 12, 13, 14 CGST का, और IGST का भी जो 10, 11, 12, 13 जो है, ये सारे सेक्शन टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अलग होता है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस अलग होता है। मैं दोबारा बताना चाहूंगा आप लोगों को, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज अलग होता है। तो वैसे ही टाइम के अलावा फिर प्लेस ऑफ सप्लाई भी अलग होता है, और वैसे ही प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस का अलग है। तो सबसे पहले आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि ये गुड्स है या सर्विस है। तो लॉ में जो भी पहले पंगे थे पुराने लॉ में ना, उस पंगे को सॉर्ट आउट किया गया, साफ साफ बोल दिया गया GST एक्ट में कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। ठीक है। वैसे HSN कोड ना गुड्स का अलग है एंड सर्विसेज का HSN कोड अलग है। ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्लियर होना पड़ेगा कि कौन सा गुड्स है और कौन सा सर्विसेज है। देखो नॉर्मली आपको पता है यहाँ पे जो मेरे पेन है वो गुड्स है, मैं पढ़ा रहा हूँ वो सर्विस है। लेकिन जहां एम्बिग्यूटी था रेस्टोरेंट में, रेस्टोरेंट सप्लाई ऑफ सर्विस है, सप्लाई ऑफ गुड्स है, नहीं पता किसी को। क्यों? वैट के टाइम पे इसमें गुड्स पे भी सेल्स टैक्स भी लगता था और सर्विस टैक्स भी लगता था। अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, कंस्ट्रक्शन वाला काम जो, वो सप्लाई ऑफ गुड्स है सर्विसेज है, उस क्या पे भी सर? दोनों पे लगता था GST। तो बोथ है। अगर आपने, हाँ जी बोथ है, अभी बताएंगे अभी शेड्यूल 2 के बाद कि बोथ है कि सिंगल है। ठीक है। नेक्स्ट, जैसे इसमें होता है ना कि अगर आपने अपनी कार भेज दी किसी को कि ले भाई यूज कर उसको, तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सर्विस है? आपने फिर बोला उसको बेच भी दिया कार को एज इट इज, तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सर्विस है? मतलब कि एक बात बताओ, अगर आपने कार किसी को बोला है कि ले 1 साल 2 साल 3 साल तो यूज कर, लेकिन अभी तक आपने उसको टाइटल ट्रांसफर नहीं किया है, उसके नाम रजिस्ट्रेशन तो ट्रांसफर वो नहीं फिर तो किया है, सर्विस हो जाएगा। तो वो सप्लाई होगा कि गुड्स होगा? फिर कुछ दिन के बाद आपने वो पूरा का पूरा टाइटल ट्रांसफर कर दिया, तो वो सप्लाई गुड्स होगा कि सर्विस होगा? सर जब तक बेचा नहीं है वैसे ही यूज करने के लिए अगर दिया है तो वो सर्विस में जाएगा, और अगर बेच दिया है तो गुड्स में चला जाएगा। गुड। हम यही पढ़ेंगे शेड्यूल 2 में। ठीक है। जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था ना कंस्ट्रक्शन सर्विसेज वाला, फ्लैट जब बेचते हैं उससे कंसीडरेशन पहले अगर ले लिया तो सप्लाई ऑफ सर्विस है कि गुड्स है, वो यहाँ लिखा हुआ है। रेस्टोरेंट वाला जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पे लिख दिया उन्होंने, वर्क कॉन्ट्रैक्ट वाला सॉल्यूशन यहाँ पे दे दिया इन्होंने। तो जो इन्होंने बोला है कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है तो है, सर्विस है तो है, बस इस पे बात हमें नहीं करना। मतलब कि लॉ में उन्होंने लिख के दे दिया, प्रिस्क्राइब कर दिया। ठीक है। अदरवाइज कोर्ट में जाओगे फिर बोलोगे नहीं ये गुड्स है ये सर्विसेज है, इससे पहले उन्होंने क्या किया कि खुद ही सॉल्यूशन दे रखा है। पहला पढ़ेंगे क्लॉज 1 शेड्यूल 2 का, ट्रांसफर। एनी ट्रांसफर ऑफ द टाइटल इन गुड्स इज ए सप्लाई ऑफ गुड्स। टाइटल इन गुड्स मतलब सामान बेच दिया, मालिकाना हक भी चला गया। ठीक है। मालिकाना हक मतलब कि आपने उस, अगर आप क्या बोलते हैं, अगर कोई गाड़ी परचेज सेल कर रहे हैं तो उसको रजिस्ट्री करा दी उसके नाम, सामने वाले को, मतलब टाइटल ट्रांसफर हो गया। एनी क्या होगा फिर अगर टाइटल ट्रांसफर होगा तो सप्लाई ऑफ गुड्स हो जाएगा। लेकिन एनी ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स और अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट द ट्रांसफर ऑफ टाइटल, तो क्या होगा? सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अभी जैसे अनु बोल रही थी ना कि अगर केवल यूज करने के लिए दिया है तो सप्लाई ऑफ सर्विस होगा, अगर उसने डायरेक्ट बेच दिया तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। ठीक है।
any transfer of title in goods under an agreement which stipulate that the property in goods shall pass at future date upon payment of full consideration as agreed is a supply of goods। आप लोगों ने सुना है कि हम जब लोन पे गाड़ी लेने जाते हैं, ठीक है, तो जब तक लोन यस ईएमआई सर। पूरा नहीं होता है तब तक आपका गाड़ी आपके नाम होता है? नहीं यस नो, कोई बताएगा मुझे? नहीं सर, नहीं तब होता तक है। गाड़ी कंपनी की होती है जब तक लोन चल रहा होता है। जिस दिन लोन पूरा चुक जाता है उस दिन कंपनी हमारा जिसके नाम पे मतलब गाड़ी ले नहीं होती है उसके नाम पे कर देती ये तो अभी इस चीज को क्या बोल दिया उन्होंने, इज ए सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, अगर आपने कोई गाड़ी उस पे लिया है, ईएमआई पे भी लिया हुआ है, तो अभी इन्होंने बोल दिया साफ साफ कि टाइटल बेशक से फ्यूचर डेट पे ट्रांसफर होगा, बट वो क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। पहले के जमाने में क्या होता था, कहता था कि अगर ये तो मालिकाना ट्रांसफर ही नहीं हुआ, मालिकाना कब ट्रांसफर होगा, जब वो लोन वापस कर देगा। तो पहले उस पर भी एम्बिग्यूटी थी, बट अब उन्होंने साफ साफ बोल दिया ये सप्लाई ऑफ गुड्स है। ठीक है, और गुड्स वाला रेट लगा दो जीएसटी का जो भी लगना है। पहले क्या था कि अगर गुड्स है तो सेल्स टैक्स लगेगा, सर्विस है तो सर्विस टैक्स लगेगा। सेल्स टैक्स जाता था पहले स्टेट गवर्नमेंट के पास, और सर्विस टैक्स जाता था पहले स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब क्या होता है, जीएसटी में जो नॉर्मली बता दूं, इसके अलावा जीएसटी में आधा अमाउंट जो जाता है अपार्ट फ्रॉम द वो लाइन है, जीएसटी में जो होता है आधा जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास और आधा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है जी, अगर कोई 18% है तो 9% स्टेट गवर्नमेंट रखेगी और 9% स्टेट गवर्नमेंट रखेगी। तो कुछ चीजें उन्होंने मुद्दा नॉर्मली ऐसे ही सॉर्ट आउट कर दिया इन्होंने कि अगर वो सप्लाई ऑफ गुड्स है तो गुड्स के रूल लगा दो, टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स वाला लग जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई गुड्स वाला लग जाएगा। ठीक है, अगर सर्विसेज है तो टाइम ऑफ सप्लाई सर्विसेज वाला लगाएंगे और प्लेस ऑफ सप्लाई भी सर्विसेज के रूल के अकॉर्डिंग लगाएंगे, रेट भी हम सर्विस के अकॉर्डिंग लगाएंगे। नेक्स्ट पढ़िए, लैंड एंड बिल्डिंग, एनी लीज, टेनेंसी, ईजमेंट, लाइसेंस टू ऑक्युपाई लैंड इज ए सप्लाई ऑफ सर्विस। नेक्स्ट क्या है, एनी लीज और लेटिंग आउट ऑफ द बिल्डिंग इंक्लूडिंग अ कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स फॉर अ बिजनेस और कमर्शियल आइदर होली और पार्टली इज ए सप्लाई ऑफ सर्विस। अल्टीमेटली क्या है, अगर आप लैंड को या बिल्डिंग को किराए पे लगाते हो तो क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सप्लाई। सर्विस माना जाएगा। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट और प्रोसेस। ये जो जॉब वर्कर वाला होता है ना, जॉब वर्कर वाला कॉन्सेप्ट समझते हैं आप लोग? यस सर। केवल एक ही बता रहे हैं भाई। है। जॉब वर्कर मतलब कि जो जॉब में सर्विस दे रहा है ना, जो जॉब कर रहा है कंपनी के लिए। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं। सपोज करो मोनिका लिमिटेड है, और कोई ये बताना चाहेगा या मैं बताऊं? बताइए सर। क्या सर, जॉब वर्क का? हाँ जी। हाँ सर, जॉब वर्क में होता है जैसे कि हमारा कंपनी चल रहा है और हम अपना टी शर्ट पर बना रहे हैं, उसको प्रिंटिंग करवानी है। हम्म, तो अपने टी शर्ट जो हमारे टी शर्ट पे जो वर्क करके देते हैं उनके पास भेजते हैं सर, तो जॉब वर्क कहते हैं जो सामने वाला हमारा काम करके दे रहा है। गुड। और कोई एग्जांपल? मोनिका, अनु सिंह, अनीता सिंह, सुमन मैम। सर मुझे तो नहीं समझ आ रहा है। जॉब वर्कर तो मुझे मेरे समझ से वही है कि किसी कंपनी में कोई सर काम कर रहा बनवाने का भी तो जॉब वर्क ही होगा। क्या? अगर हम किसी से अपने ब्रांड का लोगो बनवा रहे हैं अपने प्रोडक्ट पे, वो भी तो जॉब वर्क ही होगा। कहाँ पे लोगो जैसे बनवा रहे हैं? किसी मतलब कोई भी अपने प्रोडक्ट पे, जैसे मान लो हम गिफ्ट दे रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को, डायरी है, गुड और उस पे गुड अपने गुड उसका लोगो गुड, बनवा रहे हैं, तो थर्ड बिल्कुल पर्सन बिल्कुल से सही समझ रहे हो। बनवाएंगे। अनु देखिएगा आप यहाँ पे, सपोज करो यहाँ पे अनु लिमिटेड भी है साथ में। देखो, मोनिका लिमिटेड की ना, जैसे इन्होंने बढ़िया बताया गिफ्ट देना, चलो एम्प्लॉय को गिफ्ट देना, मान लेते टी शर्ट देना गिफ्ट में। आपने क्या किया, मोनिका लिमिटेड ने 100 टी शर्ट परचेज करके ले आए, वैसे ही व्हाइट वाला जैसे मैंने पहना हुआ है।
ठीक है, अभी इस पे अपना नाम छपवाना है इनको, मोनिका लिमिटेड का लोगो छपवाना है एकदम बीचों बीच, जैसे लिखा होता है ना आईपीएल, होता है ना लिखा हुआ आईपीएल इंडिया, जब आप लोग आईपीएल मैच देखते हो आप लोग, टी शर्ट पे लिखा होता है ना आईपीएल, ड्रीम यस 11, सर। वैसे मान के चलो एक टीकेसी एकेडमी भी लिखा हो किसी के टी शर्ट पे, और मुझे ये केवल टी शर्ट पे ये छपवाना है। मोनिका लिमिटेड छापने का काम नहीं करती, वो क्या करेगी, अनु को भेज देगी सारा टी शर्ट, 100 के 100 टी शर्ट। अनु लिमिटेड को बोलेगी भाई एक काम कर, इस टी शर्ट के ऊपर मैं 100 के 100 टी शर्ट तुझे भेज देती हूँ, इस पे मुझे टीकेसी एकेडमी का लोगो छाप करके दे देना। क्यों, मुझे अपने एम्प्लॉय को देना है। तो जो अनु लिमिटेड ने जो काम किया, जो लोगो छाप के दिया, वो क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। सर किसने छाप के दिया? अन्नू लिमिटेड ने? सर वो सर्विसेज में यस, जाएगा। क्या होगा वो, सर्विसेज में सर्विस होगा। जाएगा, क्योंकि goods तो सर्विस पहले में। से ही दिया गया है, उस पे उसने सर्विस करके दिया है। यस, तो यही बोल रहे हैं कि ट्रीटमेंट और प्रोसेस, एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज अप्लाइड टू अदर पर्सन गुड्स। इस केस में गुड्स किसका था, मोनिका लिमिटेड का गुड्स अदर था ना, पर्सन का। लिमिटेड का। ठीक है, गुड्स किसका था, मोनिका लिमिटेड का गुड्स था। उस पर काम किसने किया, अनु लिमिटेड ने काम किया, तो उसको क्या बोलेंगे हम, सर्विस बोलेंगे। ठीक है, सर्विस। अभी तो आप सर्विस बोल रहे हो, लेकिन पहले के जमाने में बोलते थे कि ये बोलो, एक काम करो, इसको बोलो ये टी शर्ट इसने इसको बेचा और फिर इसने इसको बेचा। क्यों, क्योंकि सेल्स टैक्स लग जाता, सेल्स टैक्स लगता तो कहां पे आता पैसा, एसजी के पास आता, स्टेट गवर्नमेंट के पास, और दोबारा इसको वापस बेचा तो भी स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा आता। तो ये गवर्नमेंट गवर्नमेंट आपस में पहले परेशान हो रहे थे, और इस केस में बिजनेसमैन परेशान होता रहता था। ठीक है, इसलिए जीएसटी में पहले साफ साफ बोल दिया भाई ये सप्लाई और सर्विस है, बात खत्म। ठीक है, एनी डाउट। यस सर। नो सर। नो सर। नो सर। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स, बिजनेस एसेट्स में क्या क्या आ सकता है, सब कुछ, स्टॉक, डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैपिटल गुड्स, एवरीथिंग, फिक्स एसेट्स, where goods forming part of assets of a business are transferred, मतलब किसी बिजनेस के एसेट्स का पार्ट, मतलब जो गुड्स होगा वो ट्रांसफर कर दिया या डिस्पोज ऑफ कर दिया, ऑफ बाई अंडर, या तो किसी डायरेक्टर ने किया या किसी डायरेक्टर के, सॉरी डायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट, और अंडर द डायरेक्शन ऑफ ऑनर, मतलब जो पर्सन कैरिंग द बिजनेस, जो बिजनेस कैरी करता है उसको क्या बोलते हैं हम, ऑनर बोलेंगे ना। ऑनर ने किया या ऑनर के डायरेक्शन पे किसी बंदे ने किया, क्या किया, बिजनेस के डिस्पोज ऑफ कर दिया या ट्रांसफर कर दिया बिजनेस के एसेट्स को, उसको क्या बोलेंगे हम, सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे। ठीक है जी, यस सर। नेक्स्ट देखिए, वेयर बाय और अंडर द डायरेक्शन ऑफ ए कंपनी on or a business, goods held or used for personal for the purpose of business are put to any private use, are used or made available for any person for use for any purpose other than a business purpose। दोबारा सुनो, ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि अगर बिजनेस का एसेट्स आपने बिजनेस के पर्पस छोड़ के किसी और पर्पस के लिए यूज किया, दैट इज कॉल्ड सप्लाई ऑफ सर्विस। जैसे कि अगर आपने कंपनी के लिए गाड़ी परचेज किया था और गाड़ी से अपने बीवी, डायरेक्टर अपने बच्चों को घुमा रहा है, अपने बच्चों को स्कूल से लाने ले जाने के लिए यूज कर रहा है, अपनी बीवी को मार्केट से सब्जी लाने ले जाने के लिए यूज कर रहा है, या एसी परचेज किया था बिजनेस के नाम पे और रख दिया अपने घर में, हवा खा रहा है, तो अगर बिजनेस के एसेट्स को यूज करोगे तो वो क्या कहलाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा। ठीक है, यस सर। ओके सर। नेक्स्ट कहता है, वेयर एनी पर्सन सीज टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, कोई भी पर्सन है अब वो टैक्सेबल पर्सन नहीं रहा, मतलब रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, उसने टैक्स परचेज किया था, उसने सामान परचेज किया और उसके बाद बिजनेस बंद करके निकल लिया। Any goods forming part of the assets or business carried on by the him shall be deemed to be supplied by him in the course and furtherance of business immediately before the cease to be a person। वो कह रहा है कि अगर पहले आपने रजिस्ट्रेशन लिया और रजिस्ट्रेशन लेकर के आप बोल रहे हो कि मैं अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देता हूं, तो जो भी आपने सप्लाई कर लिया था, जो भी आपने मतलब सामान परचेज कर लिया था ना, ठीक है, सामान परचेज करके अगर आप बिजनेस बंद करने की सोच रहे हो
तो वो भी सप्लाई माना जाएगा। ठीक है। यस सर। जी सर। अगर आपने बिजनेस ट्रांसफर कर दिया है तो गोइंग कंसर्न माना जाएगा। एंड टू बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव हु इज डीम्ड टू बी अ टैक्सेबल पर्सन। इस केस में भी आपको मतलब क्या माना जाएगा? देखिए यहाँ पे दो एक्सेप्शन है। अगर आपने कोई बिजनेस की कंपनी का एसेट्स परचेज किया और आप बोलते हो मैं बंद करके जा रहा हूं, ठीक है, अगर आप बंद यस सर। करके जा रहे हो, अगर वो बंद करके किसी बिजनेस ओनर ने परचेज कर लिया, किसी दूसरे बिजनेस से परचेज कर लिया एज ए गोइंग कंसर्न, मतलब बिजनेस परचेज कर लिया और वो बिजनेस चलता रहेगा। मतलब मान के चलो कि दीपाली लिमिटेड थी, दीपाली लिमिटेड ने करोड़ों का एसेट्स परचेज किया, आईटीसी अवेल किया, और अब उसके बाद बोल रही कि मैं तो ये बिजनेस बंद कर रही हूँ। तो गवर्नमेंट बोलेगा जो आपने आईटीसी परचेज किया था ना, अगर आप बिजनेस बंद कर रहे हो तो इसको हम सप्लाई मानेंगे और आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर वही दीपाली बोलती है कि मैं ये बिजनेस ना गोइंग कंसर्न में बेच करके जा रही हूँ मोनिका लिमिटेड को, और मोनिका लिमिटेड इस बिजनेस को कैरी करेगी, तो फिर ये तो गुड्स सप्लाई नहीं माना जाएगा। नहीं माना अब वैसे ही तो सेकंड गुड्स क्लॉज है, माना जाएगा ना। वैसे ही सेकंड क्लॉज ये कहता है कि अगर दीपाली ने अपना बिजनेस चलाना नहीं चाहती है, बट कोई अपना पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर देती है और वो बिजनेस चलाना चाहता है, तो उस केस में भी सप्लाई नहीं माना जाएगा। अनु कुछ कह रहे थे, आप बोलो दोबारा। सो मैं ये कह रही थी, जब अगर दीपाली अगर ट्रांसफर कर देती, किसी और को बेच देती है, तो फिर वो गुड्स माना जाएगा ना। एक सेकेंड, आईटीसी बुक करने पर सप्लाई है, आईटीसी बुक नहीं किया। नहीं नहीं नहीं, सर आईटीसी तो देखिए, पहले आईटीसी जैसे आईटीसी दूसरा मुद्दा है, अनु का दूसरा मुद्दा है। क्वेश्चन वो पूछ रही सप्लाई ऑफ गुड्स है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, राइट? अगर ये अपना बिजनेस बंद करने की बजाय उस बिजनेस को किसी और को बेच दिया जी, कि मुझे नहीं करना, तुम कर लो, तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स हो जाएगा ना। एक मिनट रुक जाओ, बता रहा हूँ। Any person cease to be a taxable person, any goods forming part of the assets of the business। हाँ, सप्लाई ऑफ गुड्स सही है। आगे बताइए। ठीक है सर, यही। नेक्स्ट, नेक्स्ट किसी का सवाल आया था बीच में? सर अगर बंद करने की जगह ट्रांसफर करेंगे तब तो कुछ भी नहीं होगा ना। ट्रांसफर करेंगे और ट्रांसफर करने के बाद वो बिजनेस चलना चाहिए। हाँ तब तो गोइंग कुछ नहीं कंसर्न होगा लिखा ना। हुआ है, देखो यहाँ पे। ये नहीं कि आपने दीपाली ने नेहा लिमिटेड को बेचा और नेहा लिमिटेड ने बंद किया और चली गई। ऐसे गोइंग कंसर्न चलना चाहिए, मतलब बिजनेस चलना चाहिए, नियर फ्यूचर तक चलना चाहिए। ठीक है। जी सर। अल्टीमेटली अगर बिजनेस चलेगा तो जो गुड्स पड़ा हुआ था वो सेल भी तो होगा, और जब सेल होगा तो गवर्नमेंट को टैक्स तो पहुंच जाएगा ना। यस सर। अगर देखो दीपाली लिमिटेड ने डायरेक्ट दुकान बंद कर दिया तो जो गुड्स पड़ा था वो बिकेगा नहीं, जब बिकेगा नहीं तो गवर्नमेंट टैक्स पहुंचेगा नहीं। इसलिए गवर्नमेंट बोल रहा है कि अगर आपने अचानक से दुकान बंद कर दिया तो हम उसको सेल मानेंगे और सेल पे भी टैक्स दोगे। ठीक है जी, लॉजिक यही है। यस सर। दोबारा बताऊं ये लॉजिक, अगर कंफ्यूजन है तो। लॉजिक गवर्नमेंट सीधा यस ये सर चाहती है, फिर भाई से। साहब मुझे पैसे चाहिए। अगर मान के चलो दीपाली लिमिटेड है, इसने बेच दिया नेहा लिमिटेड को सारा सामान, सारा बिजनेस, तो आगे ये सेल करेगी। यस सर। सेल करेगी तो जीएसटी कलेक्ट करेगी, और जीएसटी कलेक्ट करेगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा जाएगा, यस सर। तो कोई दिक्कत नहीं गवर्नमेंट को। अगर दीपाली लिमिटेड ने अपना अपना वो क्या बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव हायर कर लिया दीपाली को, सॉरी किसको, मोनिका को, मोनिका भी सामान आगे बेचेगी, बेचेगी तो जीएसटी लगेगा, तो गवर्नमेंट के पास टैक्स जाएगा। यस सर। बोलो यस। यस सर। यस यस सर। सर। अब बोलो दीपाली लिमिटेड ने अपनी दुकान ही बंद कर दी सीधा, तो गवर्नमेंट के पास क्या सेल होगा? नहीं होगा। क्या जीएसटी नो जाएगा? सर। नहीं जाएगा। नो तो सर। गवर्नमेंट ने बोला अगर तुमने दुकान बंद कर दिया हम इसको सेल मान लेंगे, और सेल मान लेंगे तो फिर उस पर जीएसटी लगेगा, जीएसटी लगेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स पहुंचेगा। क्लियर है? यस सर। अल्टीमेटली क्या चाहिए? सर ये दुकान पैसा। बंद कर दिया तो सेल कैसे मानेंगे यानी? सेल कर। क्या क्या बोल रहे हो? दोबारा बोलो मैम। शाबाश, यही तो सर अगर चाहिए, हमने यही तो दुकान सुनना था बंद मुझे। कर दिए हाँ, सर दुकान बंद कर दिए तो सेल कैसे हुआ?
किसी मैडम जी और को वो सेल बोला कर जाएगा कि आपके पास जो भी स्टॉक पड़ा हुआ था, जो भी कैपिटल गुड्स पड़ा हुआ था, उसकी मार्केट वैल्यू निकालेंगे एज पर सेक्शन 15, वैल्यूएशन रूल लगाएंगे और वो सप्लाई माना जाएगा। और दुकान बंद करने से पहले आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करके अपनी दुकान बंद करोगे। ओके सर। किस मतलब आप जीएसटी कैंसिल तो कराओगे ना, बोलोगे ना कि भाई मैं अपनी दुकान बंद कर रहा हूं तो जीएसटी कैंसिल कर दो मेरा। यस सर, कराना अगर सर पड़ेगा। इंटीमेट नहीं किए तो गवर्नमेंट को क्या? सर इंटीमेट ही नहीं किए गवर्नमेंट को कि हम बंद कर रहे हैं। गुड क्वेश्चन। हमारे ऑफिस में अभी कौन कौन है जरा बताएंगे मुझे? किसी को ये खबर मिली है कि एक क्लाइंट ने क्या किया था, 6-8 महीने पहले उसने अपना दुकान उकान बंद कर दिया और चुपचाप नींद से लेटा हुआ था। फिर उसके 6-8 महीने के बाद एक नोटिस आया, डियर सर, you have not filed your GST registration number, sorry, GST returns from the last 6 months to 8 months. Kindly file your returns. ठीक है, एक नोटिस ये आया। फिर उसने रिटर्न फाइल नहीं करी, कह रहा बाहर में जा देखी जाएगी। फिर आता है एक सेक्शन है जीएसटी में, सेक्शन 363 या 64 मुझे याद नहीं है, या 62 भी हो सकता है। उसमें एक ऑफिसर के पास पावर होता है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जानते हैं ये क्या होता है? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट मतलब ये होता है कि जो ऑफिसर को सबसे अच्छा लगा उसके बेस पे आपका टर्नओवर निकालेगा अगले 8 महीनों का। ठीक है जी, सॉरी सर 8 महीनों नहीं, पिछले 8 महीनों का, जो उसको बेस्ट लगेगा। और बेस्ट कब लग सकता है? वो अपनी बेस्ट जजमेंट अप्लाई करेगा। और सोचो अगर रेवेन्यू बढ़ाने की बात है या ऑफिसर के हाथ में है तो उसको बेस्ट क्या लगेगा कि आपने 2017 से रजिस्ट्रेशन लिया था और 2020 तक आपने ना हर महीने में तो 5 लाख की सेल की थी, लेकिन एक महीने में आपने 1 करोड़ का सेल किया था। तो हम ये मानते हैं कि आपके, हमारे अकॉर्डिंग बेस्ट जजमेंट यही है कि आपके जो पिछले 8 महीनों में जो भी आपने सेल नहीं किया, आपने जो भी रिटर्न फाइल नहीं किया है ना, तो हम ये मानते हैं कि 1 करोड़ की सेल आपके 1 महीने में है, तो 8 करोड़ की सेल 8 महीने में हो गई। उस पर जो टैक्स बनता है 18%, 18 गुने 8 महीने का, ये टैक्स हो गया, ये इंटरेस्ट हो गया। और आपने अब तक टैक्स पे नहीं किया तो हम उसको लगाएंगे पेनाल्टी। पेनल्टी। ठीक है, तो अब सेक्शन 62 63 का आ गया नोटिस एक और। अब फिर से बंदा कहता है भाई साहब, बंदा तो रजनीकांत है, कह रहा मैं इसको भी छोड़ देता हूं, नहीं करता, जो होगा देखा जाएगा। फिर आता है इस नोटिस के बाद आएगा एक ऑर्डर 73 या 74 में। ठीक है, उसके बाद ये फिर अगर आपने इसको भी इग्नोर मार दिया, फिर आएगा रिकवरी। रिकवरी से पहले क्या करेंगे, आपके जो भी बैंक अकाउंट अटैच थे वो बैंक अकाउंट को अटैच कर देंगे सारा का सारा, जो भी पैसे थे वो अटैच हो जाएंगे सारा। ठीक है जी, उसके बाद अगर मान लो कि वो आपके अगर बैंक में सफिशिएंट पैसे थे, वो उनको मिल गए तो ठीक, नहीं तो एक और आएगा, आपके घर पे एक नोटिस आएगा कि इन्होंने ये गवर्नमेंट का टैक्स ड्यूज पे नहीं किया है, इनके घर पे नोटिस चिपका दो। फिर अगले दिन घर पे आएंगे, वो पुलिस आएंगे, वो करके ले जाएंगे, उठा के ले जाएंगे। कुर्की जब्ती बोलते हैं ना कि इसको बेच के पैसे निकाल लो। तो अब ये समझाने के पीछे लॉजिक क्या है कि सर आप डरा रहे हो? नहीं, जब भी अगर बिजनेस क्लोज होते हो, आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, आजकल लोग क्या करते हैं कि पिछले 6 महीने का टर्नओवर नहीं है तो कहते हैं कि काम करो सरेंडर करके छोड़ दो। भाई साहब सरेंडर करने के 3 महीने के बाद जीएसटीआर 10 भी फाइल करना होता है। उस 10 में यही डिटेल जाती है कि आपके पास स्टॉक कितना था, कैपिटल स्टॉक कितना पड़ा हुआ था, क्या वो जीरो कर दिया था, क्या वो बेच दिया था सारा का सारा। नहीं बेचा तो आईटीसी रिवर्स कर दो और अपना बैंक स्टेटमेंट दिखा दो कि आपका कोई सेल नहीं है, फिर हम आपका जीएसटी कैंसिल कर देंगे। समझ में आ गया? यस जी सर। सर। यस सर। कि अब किसका क्वेश्चन था कि गवर्नमेंट को कौन बताएगा? आई थिंक, आई होप रिप्लाई मिल गया होगा। यस सर, तो गवर्नमेंट ये को जीएसटी नंबर पता चल जाएगा ना। क्या, हाँ हाँ, जीएसटी जीएसटी देखो, नंबर अगर हमने लिया है हाँ पता हाँ, चलेगा गवर्नमेंट को। देखो आपने जीएसटी लिया तो रिटर्न फाइल नहीं करोगे तो गवर्नमेंट को तो पता चलेगा ना रिटर्न कि आपने फाइल 6 महीने से रिटर्न फाइल नहीं किया, नहीं किया। तो वो नोटिस तो भेजेगा ना। यस सर। नोटिस भेजेगा तो रिकवरी भी करेगा।
अगर आपका सच में कोई सेल नहीं है तो आपने भाई पहले नोटिस पे रिप्लाई क्यों नहीं किया? बेस्ट जजमेंट का वेट क्यों करते रह गए? सर लोग ऐसा करते कि वो कंपनी बंद कर दिया फिर जीएसटी कैंसिल कराना चाहिए उनको। लैक ऑफ नॉलेज। लाइक नॉलेज, पता ही नहीं उनको होता। नॉलेज ही नहीं है कि ये सब चीजें गवर्नमेंट के पास राइट है। वो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। यस सर, पता ही नहीं होता है, वो ऐसे ही बिजनेस को बंद कर देते हैं। वो बिजनेस अगर को फॉर नहीं चला ग्रांटेड बिजनेस लेते हैं, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ठीक है, प्रोफेशनल्स को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जब जब 2017 से लेके अब तक, एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा सा हो जाए ज्ञान की बातें।